चलिए, कल हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक पढ़ रहे थे ना, एक्सेप्शनल चाइल्ड। ओके, तो एक्सेप्शनल चाइल्ड में हम लोगों ने जाना कि एक्सेप्शनल चाइल्ड किसे कहते हैं। किसे कहते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड, बताइए तो ज्योति। जो नॉर्मल बच्चों से ज्यादा तेज रहते हैं और जो उनसे, हाँ बताइए निशांति, आप कुछ बोल रहे हैं। मैम, जो बच्चे शारीरिक मानसिक समान की एक से अनेक बालकों में विभिन्नता पाई जाती है। नहीं गुनो अब बालकों निशांत में जी कहीं बालकों में। बाहर, बा, आप कहीं बाहर हैं निशांत जी? जी मैम, गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो ठीक है, आप गाड़ी चलाइए, एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, बात दूसरी जगह नहीं। ठीक है, ठीक है, आप सुनिए केवल। और पहले तो कोशिश करिए कि पहले घर पहुंच जाइए, इसके बाद क्लास स्टार्ट कीजिए। गाड़ी दो दो एक काम एक साथ नहीं। मैम धीरे धीरे जा रहे हैं, आप हम सुन लेंगे मैम। ठीक है, केवल एक शब्द में डिफाइन कर देंगे। विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? वैसे बालक जो सामान्य बालकों के तुलना में क्या होते हैं, या तो बुद्धि लब्धि में बहुत ज्यादा हो गए, सामान्य बालकों से क्या है, किसी किसी मामले में बहुत ज्यादा है या फिर किसी मामले में कम है, या फिर सामान्य बालकों से जो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं समाज के साथ, परिवार के साथ, अपने हम उम्र बालकों के साथ, अपनी कक्षा के साथ जो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, वो हम लोग क्या है, एक्सेप्शनल चाइल्ड। ठीक है, वही क्या कहलाएंगे, एक्सेप्शनल चाइल्ड कहलाएंगे। कल हम लोग एक्सेप्शनल चाइल्ड के 4 भाग देखे थे, जिसमें से हम लोग आज एक का डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बौद्धिक रूप से असाधारण बालक को डिफाइन कर लेते हैं। कल हम लोग 4 प्रकार देखे थे ना, उस 4 में पहला देखे थे बौद्धिक रूप से असाधारण बालक। इसमें हम लोग 2 भाग देखे थे। पहला क्या था हम लोगों का, बौद्धिक रूप से, एक था बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक रूप से मंदित बालक या मंद बुद्धि वाले बालक, यही 2 था ना। बौद्धिक रूप से असाधारण बालक में पहला है प्रतिभाशाली बालक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड, और दूसरा था मंद बुद्धि वाले बालक, जिसको हम लोग मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड कहते हैं। तो चलिए, बौद्धिक रूप से असाधारण बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं। बोल रहा है कि बौद्धिक रूप से असाधारण बालक वे बालक है जिनकी बुद्धि बहुत ही अधिक या फिर बहुत ही कम है। प्रतिभाशाली बालक बौद्धिक रूप से क्या है, बुद्धि लब्धि में बहुत तेज है, और मंद बुद्धि बालक बुद्धि लब्धि में क्या है, बहुत कम है। तो वो बालक जो कि बुद्धि के मामले में क्या है, सामान्य बालकों से बहुत तेज है या फिर सामान्य बालकों से बहुत कम है, बौद्धिक रूप से असक्षम असाधारण बालक या अक्षम्य बालक हम लोग उसे ही कहेंगे। तो इन दोनों तरह के बालकों को ही बौद्धिक रूप से असाधारण बालक कहेंगे। चाहे वो बुद्धि लब्धि में बहुत तेज हो तो भी वो असाधारण बालक है, चाहे वो कम हो तो भी वो असाधारण बालक है। ठीक है, तो क्या देखते हैं, ऐसे बालक बौद्धिक क्षमता में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ऐसे बालकों को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक तो है हम लोग के गिफ्टेड बालक और एक मेंटली रिटायर्ड बालक। तो गिफ्टेड बालक में देखिए, प्रतिभाशाली बालक किसको कहते हैं, जिनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। प्रतिभाशाली बालक का मतलब जो कि पढ़ने में भी तेज है, जो कि क्रिएटिविटी में भी तेज है, जो कि खेल में भी बहुत अच्छा है, जो कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अदर कोई वर्क है उसमें भी बहुत अच्छा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक। उसमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उसमें बहुत सारे क्वालिटीज है, उसमें बहुत सारे गुण है। वो मान लीजिए वो ड्राइंग बहुत अच्छा करता है, या फिर ड्राइंग के साथ साथ वो सिंगिंग भी बहुत अच्छा करता है। तो ये सारी क्या है, उसकी प्रतिभाएं हैं। एक के साथ कई सारे गुण एक ही बालक में, एक ही टाइम पर कई सारे गुण उस बालक में मौजूद है। ये हमारा प्रतिभाशील होने का एक लक्षण है। ठीक है, देखते हैं ना, कोई कोई इंसान जो है गाना भी बहुत अच्छा गा लेता है, पढ़ने में भी बहुत तेज है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जैसे कि आप लोग उनका नाम सुने हैं, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत जो कि फिल्म स्टार थे, डेथ कर गए, जी मैम। उनकी हत्या कर दी गई या फिर मर गए, जो कुछ भी है। तो सुशांत सिंह राजपूत का क्या केस था, वो भी एक, हाँ वो भी मैम एक वो एक्टर भी थे और प्रतिभाशाली, इंजीनियर भी थे। हाँ वो एक एक्टर भी था, वो पढ़ने में भी बहुत तेज, बहुत ब्रिलियंट माइंडेड था। उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अगर देखा जाए तो प्रतिभाएं क्या थी, दोनों हाथों से वो लिखते, दोनों हाथों से लिखते थे, ब्रिलियंट पर्सन थे।
मतलब इंजीनियरिंग में ऑल ओवर ऑफ का, मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड में मतलब वो फर्स्ट रैंक पर आए थे, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे। इसके जी बाद मैम, एक्टिंग के आईआईटी क्षेत्र, आईआईटी कर रहे थे। आईआईटी किए हुए थे, एक्टिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा किए थे। इसके बाद और भी एक्स्ट्रा क्वालिटीज उसमें बहुत ज्यादा थी। तो वो सारे बच्चे क्या कहलाते हैं? ऐसे बच्चे प्रतिभाशील बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, जिनके पास एक से ज्यादा क्वालिटीज है, एक से ज्यादा प्रतिभाएं उनके अंदर हैं, ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे? प्रतिभाशील बच्चे कहेंगे। तो देखिए, जिन बालकों की बुद्धि या मानसिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों में विकास की संभावनाएं अधिक होती है। उनका जो विकास का दर होता है ना, रेट होता है, वो सामान्य बालकों की तुलना काफी ऊंचा होता है और उनका विकास काफी तेजी से होता है। उनका विकास क्या होता है? काफी तेजी से होता है। हमको लगता है हम बहुत लाउडली बोलते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। उच्च मानसिक योग्यता वाले बालकों के लिए अनेक शब्द, जैसे कि इनकी क्या है, इनकी मानसिक योग्यता, इनका मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इनके लिए हम लोग बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इनको हम लोग प्रतिभाशाली बालक बोल सकते हैं, इनको हम लोग श्रेष्ठ बालक बोल सकते हैं, सुपीरियर चिल्ड्रन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको निपुण बालक भी कह सकते हैं, टैलेंटेड चिल्ड्रन भी कह सकते हैं, इसको तीव्र सीखने वाले बालक कह सकते हैं, यानी कि रैपिड लर्नर कह सकते हैं। ठीक है, होशियार छात्र कह सकते हैं। ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कह सकते हैं, तथा तीव्र छात्र यानी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, इसको भी वही कहा जाएगा। आदि इतने सारे नामों से ऐसे रखने को जाना चाहता है। क्या है? प्रतिभाशाली बालक है, श्रेष्ठ बालक है, निपुण बालक है, तीव्र सीखने वाले बालक है, होशियार छात्र है, होशियार बालक है, इतने सारे नामों से ऐसे बालकों को हम लोग बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चों को। ठीक है, तो सामान्य तौर पर प्रतिभाशाली बालकों को उच्च बुद्धि यानी कि हायर इंटेलिजेंसी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अगर देखा जाए तो हम लोग किसको कहते हैं प्रतिभाशाली बालक? जिसकी बुद्धि लब्धि बहुत तेज है, जो पढ़ने में बहुत तेज है। सामान्य तौर पर यही बोला जाता है कि जो पढ़ने में बहुत तेज है वो बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली बालक है। लेकिन केवल बच्चा जो पढ़ने में तेज है उसको हम लोग प्रतिभाशाली बालक नहीं कहेंगे। ठीक है, हाँ, उसको भी प्रतिभाशाली बालक कहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह बच्चा पढ़ने में ही केवल तेज है, उसमें और भी अदर एक्टिविटीज हो सकती है, और भी अलग अलग क्वालिटीज हो सकती है। वो ड्राइंग में बहुत अच्छा हो सकता है, उसको डांस बहुत अच्छा आता हो, वो सिंगिंग बहुत अच्छा करता हो। ठीक है, हो सकता है कि वो खेल में भी बहुत अच्छा हो, तो हो सकता है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने में भी बहुत अच्छा हो। तो वो सारे गुण भी, क्वालिटीज भी प्रतिभाशाली बालक में केवल एक नहीं, एक से कई सारे गुण उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो देखो, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखा जाए तो किसी क्षेत्र विशेष, जैसे कि साहित्य हो गया, संगीत हो गया, कला, नृत्य, ठीक है, आदि में विशेष योगदान रखने वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक कह सकते हैं हम। ठीक है, किसी भी फील्ड में, पढ़ाई के साथ साथ वो संगीत में बहुत अच्छा है, पढ़ाई के साथ साथ खेल में अच्छा है, पढ़ाई के साथ साथ वो हम लोग का ड्राइंग में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र में भी निपुण बालक जो है प्रतिभाशाली बालक के गुण में आते हैं। तो देखिए, बोल रहा है कि सामान्यतः यह लोग जो होते हैं उच्च बुद्धि लब्धि यानी कि हाई आईक्यू, इनका आईक्यू लेवल जो होता है ना बहुत ज्यादा होता है, बहुत तेज होता है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो वैसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक हम लोग मानते हैं। ठीक है, टर्मन है एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, कितना? 140, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक उन्होंने टर्मन ने कहा है। जिनका आईक्यू लेवल 140 से हाई होता है या 140 के लेवल का होता है, वैसे बालक क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और ये किसने कहा है? टर्मन ने कहा है। जबकि डनलॉप एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बताया है कि 132 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालकों को प्रतिभाशाली बालक। डनलॉप जो एक मनोवैज्ञानिक है वो बताते हैं कि 132 अगर रहे या उससे ज्यादा रहे तो वैसे बच्चे क्या है? प्रतिभाशाली बालक है। परंतु अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि हम लोग क्या बोलेंगे? 130, 130 या उससे ऊपर हो गई, 130 के लेवल में भी आ गई तो वो बालक क्या है? प्रतिभाशाली बालक है। अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक को ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली बालक। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए सामान्य तौर पर, तो 130, 130। वो जो हम लोग बताएं 140 वो टर्मन के अनुसार, और डनलॉप के अनुसार क्या है? 132। लेकिन हम लोग सामान्य रूप से देखेंगे तो प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए, यानी कि आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए? 130, 130। ओके,
समझ में आया? अभी देखिए प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है। तो देखिए एक मनोवैज्ञानिक है हम लोग के गेलघर, उनका नाम है। उन्होंने क्या बताया है, बहुत सारे प्रतिभाशाली और प्रवीण बालकों के व्यवहार का उन्होंने अध्ययन बहुत ही गंभीरता पूर्वक किया और अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने क्या देखा कि कुछ खास, ठीक है, बहुत कुछ खास खास विशेषताएं जो होती हैं वो हम लोग के प्रतिभाशाली बालकों के अंदर होती है। जैसे कि पहला होता है, अधिकतर प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, बालकों की घरेलू जिंदगी तथा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि जो होती है, यानी कि सोशल इकोनॉमिकल उनका जो बैकग्राउंड होता है, सामान्य औसत बालकों से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जितने प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, वो प्रतिभाशाली बालकों का घरेलू जो जिंदगी होता है या फिर उनका सामाजिक आर्थिक जो पृष्ठभूमि होता है, यानी कि उनका फैमिली बैकग्राउंड जो होता है, वो जो औसत बालक है, सामान्य बालक है, उनकी तुलना में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ऊंचा होता है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि मनोवैज्ञानिकों के कहने का क्या मतलब है कि प्रतिभाशाली बालक जो है अक्सर जो है अच्छी फैमिली में, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत अच्छा है, ऐसी फैमिली में प्रतिभाशाली बालकों का जन्म होता है। लेकिन क्या इस बात से आप लोग पूरी तरह से सहमत हैं? नहीं मैम। छोटे घरों में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जैसे मतलब अनुजन मैम। हाँ, वो भी तो थे। तो मतलब मिडिल फैमिलीज में या फिर लोअर फैमिली में भी प्रतिभाशाली बालकों का जन्म होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद दिया हुआ है, अधिकतर प्रतिभाशाली बालकों की घरेलू जिंदगी तथा सामाजिक शारीरिक गठन। यहाँ पे कुछ कुछ बातें ऐसी है जो कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का यह थिंकिंग है। देखिए अब क्या बोल रहा है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान बताई जा रही है कि शारीरिक गठन, यानी कि जो उनका शरीर का जो बनावट होता है, और स्वास्थ्य में प्रतिभाशाली प्रवीण बालक सामान्य और औसत बालकों की तुलना अधिक उत्तम होते हैं। यानी कि उनका मसल्स, उनकी बॉडी काफी स्ट्रांग होती है, उनके मसल्स काफी अच्छे होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। तो जरूरी है कि जो प्रतिभाशाली बालक रहेंगे वो बॉडी से स्वस्थ रहेंगे, शरीर से स्वस्थ रहेंगे, उनके मसल्स बहुत अच्छे रहेंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। दुबले पतले बच्चे भी मतलब प्रतिभाशाली बालक हो सकते हैं, कमजोर बच्चे भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अब हम लोग जो ईशान मूवी देखे, वो तारे जमी पर जो मूवी देखे, जो उसमें बच्चा जो था, जो कि हम लोग का अधिगम अक्षमता वाला बालक था ईशान, उसमें भी प्रतिभा थी ना, प्रतिभा। वो ड्राइंग बहुत अच्छा करता था, इसके बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उसमें था, तो उसमें भी तो कोई ना कोई प्रतिभा थी। तो क्या वो शारीरिक रूप से मसल्स वसल्स से काफी स्ट्रॉन्ग था? नहीं, वो तो दुबला पतला सा था। तो ये बातें, कुछ कुछ बातें हैं जो कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। थर्ड देखिए, बोल रहा है कि ऐसे बालक सामान्य और औसत बालकों की तुलना में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं। इस बात को हम लोग एग्री करेंगे। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, उनके सामने अगर कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो वो जिस प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान एकदम शांति से, शालीनता के साथ, ठीक है, बड़ी चतुराई से करते हैं, सामान्य बालक उस प्रकार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और बालक प्राय लोकप्रिय और सामाजिक रूप से ग्रहित होते हैं। मतलब समाज में भी प्रतिभाशाली बालक है, उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, तो लोगों के बीच में वो काफी फेमस होते हैं। ठीक है, हर लोग जानता है कि यार इसका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है, किसी भी समस्या का समाधान चुटकी में कर देता है। और वो जिस तरह से किसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस करते हैं, सामान्य बच्चे उस तरह से उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। सामान्य बच्चे क्या होंगे, उनके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई समस्या आएगी, तो वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सब बच्चे जो हैं, समस्या को देखकर जल्दी घबराते नहीं है और जल्दी डरते नहीं है। समस्या का समाधान जब तक नहीं करेंगे तब तक उसमें ही भिड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये बात प्रतिभाशाली बालकों के लिए बिल्कुल सही है। चौथा बोल रहा है कि ऐसे बालक सामान्य क्षमता वाले बालकों की तुलना में उपलब्धि परीक्षणों पर अधिक श्रेष्ठ होते हैं। यानी कि उपलब्धि परीक्षण क्या मतलब कि अपना परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा देना है। एग्जाम है तो पूरा फोकस एग्जाम में लगाना है और रिजल्ट पर अच्छा से अच्छा हमको अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है। तो इस पर वो ज्यादा क्या करते हैं, अपना फोकस देते हैं, अधिक श्रेष्ठ होते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण में किसी भी चीज में उनको क्या लाना है, अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, इन सब चीजों पे वो ज्यादा फोकस करते हैं।
तो देखिए दिया हुआ है, सीजो ने भी प्रतिभाशाली, एक और मनोवैज्ञानिक है सीजो, उन्होंने प्रतिभाशाली बालकों के लिए कुछ अपने व्यू दिए हुए हैं, वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे बालक अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करते हैं। हाँ, ये बात बहुत हद तक सही है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, ठीक है, उनमें भाषाई ज्ञान बहुत होता है, उनमें शाब्दिक ज्ञान बहुत होता है, कैसे शब्दों का किस सिचुएशन में कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, इसका नॉलेज बहुत होता है। तो वो अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने के लिए बड़े ही अच्छे ढंग से व्यक्त करते हैं, सामान्य बच्चों की तरह नहीं। बहुत अच्छे सुंदर शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार उस प्रकार से वो शब्दों को बनाकर बोलेंगे, तो इनका जो वक्त व्यक्त करने का तरीका होता है अपने बातों को विचारों को, बहुत अलग ढंग का होता है। दूसरा बोल रहा है कि ऐसे बालक किसी कार्य को काफी तीव्र गति से सीख लेते हैं। वो तो है ही प्रतिभाशाली है, इनका आईक्यू लेवल 130 है, तो उनके सामने कोई भी समस्या आएगी, कुछ भी आएगी, अब मान लीजिए उनको फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का कोई टॉपिक समझाया जा रहा है, वो तुरंत उसको चुटकी में समझ जाएंगे। दूसरे जो सामान्य बालक है उसको समझने में उनको कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो तुरंत उसको समझ जाएंगे। प्राय देखिएगा जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, वो मतलब कंटिन्यू बुक लेके रटते नहीं रहते हैं, बैठे नहीं रहते हैं। वो आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम देंगे, फोकस करेंगे, और उतने देर में वो चीज उनको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और जो सामान्य बालक होते हैं, जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, वो किताब लेके बैठे हुए रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, याद ही नहीं हो रहा है। और वैसे जो तीव्र बालक होते हैं, उनका आईक्यू लेवल वैसे ही हाई होता है, 130 के लेवल का होता है। वो तुरंत किसी चीज को क्या करेंगे, झट से याद करेंगे, और बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे आपको स्टडी में, बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन उसको घसीटते नहीं रहेंगे, पढ़ते नहीं रहेंगे, वो तुरंत वो बैठेंगे, उसको लर्न करेंगे और लर्न करके तुरंत चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार प्रतिभाशाली बालक जो है किसी भी चीज को बहुत जल्दी तीव्र गति से सीख जाते हैं। थर्ड बोल रहा है कि ऐसे बालक किसी कार्य को अंतःकरण से अर्थात काफी ईमानदारी से करते हैं, जो भी काम करेंगे, चाहे वो अच्छे क्षेत्र में हो चाहे वो बुरे क्षेत्र में हो। अगर प्रतिभाशाली बच्चों की संगति गलत हो जाए, गलत लोगों के साथ उसकी दोस्ती हो जाए, वो गलत राह पे चले जाए, तो गलत काम भी करेगा तो पूरी ईमानदारी के साथ करेगा, और सही काम भी करेगा तो पूरी ईमानदारी के साथ करेगा। ये प्रतिभाशाली बालकों की एक विशेषता होती है, ठीक है। अगला बोल रहा है कि ऐसे बालक सीखने के लिए तथा अन्वेषण करने के लिए प्रेरित है। किसी भी चीज को सीखने में इनके अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, और कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी ये तुरंत रेडी होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग 3 इडियट्स देखे हैं, आमिर खान की मूवी, उसमें आमिर खान जो है वो बचपन से ही वह क्या था, जिज्ञासु तेज था बच्चा मैं। था, तेज था, जिज्ञासु था, उसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी, और बहुत ईमानदार भी था। वो अपने हर एक क्षेत्र में बहुत ईमानदारी से वो कार्य करता था। उस बच्चे का एग्जाम्पल लेकर अगर हम लोग यहाँ पे देखे, तो वह बच्चा क्या था, सीखने के लिए, देखेगा मूवी में दिखाया गया है ना, कि जहाँ जो मैं मशीन दूसरे का मिलता क्लास था, करता हूँ। दूसरे के क्लास में घुस के कुछ भी सीखने से मतलब है। दूसरे के क्लासेस में, अपने क्लास से अगर टीचर निकाल दिए तो किसी दूसरे के क्लास में घुस के पढ़ लिया, कुछ ना कुछ सीख लिया, कहीं भी उसको सीखने को मिले। चाहे कहीं भी मशीन कुछ भी होता था, वो मशीनों को खोल देता था जानने के लिए कि आखिर मशीन बने कैसे हैं, इसमें किस किस पार्ट ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया है। तो वो मशीनों को खोल के जानने की, सीखने की, अन्वेषण करने की, एक्सपेरिमेंट करने की उसकी बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी, जिसकी वजह से वो बच्चा जो है ये सारे कार्य करता था। तो ऐसे बच्चों में सीखने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, एक्सपेरिमेंट करने की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। वो सब समय एक्सपेरिमेंट करते रहेगा, कहीं भी कुछ भी खोल के बनाते रहेगा, देखते रहेगा, ठीक है। आप कुछ कर रहे हो, मान लीजिए आपके कुछ बड़े कुछ कर रहे हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बैठ के वहां पे देखेगा, ऑब्जर्व करेगा कि वो कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, दोबारा वो खुद उसको ट्राई करेगा। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं इस तरीके से हमको एक्टिविटीज करते हुए नजर आते हैं। पांचवा बोल रहा है कि ऐसे बालकों को विषय का गहन अध्ययन होता है, किसी भी टॉपिक का। अगर मान लो टीचर उनको कुछ पढ़ाई है, कोई टॉपिक पढ़ाई है, तो ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से उनके दिमाग से निकल गया, वो उस टॉपिक का पूरा नॉलेज रखते हैं, पूरा ज्ञान रखते हैं, उनको हर एक नॉलेज रहता है कि इस टॉपिक में क्या है, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए उसे ज्योग्राफी के ही कुछ हम लोग के ये प्रेशर बेल्ट ही पढ़ाया गया है, ज्योग्राफी का कोई चैप्टर प्रेशर बेल्ट पढ़ाया गया है, तो प्रेशर बेल्ट कहाँ कहाँ, किस किस रीजन, किस किस कारण से होता है, कहाँ पे हवाओं का प्रेशर ज्यादा होता है, किस क्षेत्र में हवाओं का प्रेशर कम होता है, क्यों होता है हवाओं का, वो उसको उस टॉपिक के विषय में हर एक नॉलेज रहेगा।
आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, उनको उसका पूरा नॉलेज रहेगा। और अगर मान लीजिए उनको आधा अधूरा ज्ञान है तो वो अपने टीचर से क्वेश्चंस करेंगे, प्रश्न करेंगे और उसका पूरा नॉलेज वो क्या करेंगे, हासिल करेंगे। ठीक है, तो अपने विषय अपने टॉपिक के प्रति उनको क्या होता है, पूरा ज्ञान होता है। छठा बोल रहा है कि ऐसे बालक दूसरे के भाव और अधिकारों के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरों के इमोशंस के प्रति ये बच्चे जो होते हैं ना, दूसरों के इमोशंस को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, भाव जाते हैं, किसको क्या परेशानी है, किसको क्या तकलीफ है। ऐसे बालक जो होते हैं, एक्चुअल में जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो दूसरों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उनके भावों को विचारों को बहुत जल्दी भाप जाते हैं। ठीक है, और हेल्पफुल भी होते हैं। ऐसे बालक अगर देखा जाए तो हेल्पफुल होते हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए एनी टाइम रेडी रहेंगे। ओके, सातवां बोल रहा है कि ऐसे बालक विभिन्न तथ्यों के बीच आसानी से संबंधों का प्रत्यक्षण कर लेते हैं। अब दो ऑपोजिट कनेक्शंस वाले चीजें हैं, उन दोनों को कैसे कनेक्ट करना है, उन दोनों के बीच कैसे रिलेशन है, उसको जानने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई रीजनिंग का ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसकी माँ की बहन की बेटी का भाई मेरा क्या लगेगा, तो ऐसे बालक जो है ना उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। मतलब दो ऑपोजिट कनेक्शंस वाले हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना है, उसमें कैसे रिलेशन बताना है, वो तुरंत वो कर लेंगे। लेकिन नहीं, सामान्य बालक है, उसको समझेंगे, उसको कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे, इसके बाद उनके रिलेशन को बनाने की कोशिश करेंगे और ये वर्बली उसको बना देंगे सॉल्व करके, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल उतना हाई होता है। ठीक है, अगला है 8 नंबर, ऐसे बालक पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन में से जल्दी उब जाते हैं। किसी चीज को आप कक्षा में बार बार रिपीट कीजिएगा ना, क्योंकि इनका तो आईक्यू लेवल ऐसे ही तेज है, एक बार में ही वो चीज उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में स्टोर कर लिए, समझा लिए। ठीक है, अब उसके लिए वो चीज एकदम इजी है। अब इसी चीज को आप बार बार रिपीट करोगे कक्षा में, तो ऐसे बच्चे जो है उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, इनको नया नया चीज चाहिए सीखने के लिए। एक ही चीज को ये बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं। अब इनको कुछ नया सीखने सिखाइए, कुछ नया करवाइए, कुछ नई एक्टिविटीज इनसे करवाइए, तो बच्चे जो है, ये अक्सर इनके अंदर क्यूरियोसिटी क्या होती है, नई नई चीजों को जानने की, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की। पुरानी चीजों को रिपीट ये नहीं करना चाहते। पुरानी चीजों को रिपीट करने से ऐसे बच्चों में क्या हो जाएगा, बच्चे ऊब जाएंगे, प्लस टीचर का वैल्यू इनकी नजर में धीरे धीरे कम हो जाएगा कि टीचर को कुछ आता ही नहीं है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करवा रहा है। अब ये क्या है, टीचर से भी अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं, इनके अंदर घमंड का भाव आ जाता है कि हमारे जैसा तो कक्षा में कोई नहीं है। तो इस तरह की भावनाएं बच्चों के अंदर ना आए, इसीलिए उनको नए नए चीजें हमें अक्सर देते रहने चाहिए, एक ही चीज को उनके सामने रिपीट नहीं करवाना चाहिए। हो गया क्लियर इतना? चलिए, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा और उसका समायोजन। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनको शिक्षा कैसी देनी चाहिए, और क्योंकि ये भी हम लोग एक्सेप्शनल चाइल्ड है, विशिष्ट बालक है, समाज के साथ समायोजन करने में इनको भी दिक्कत होती है, तो कैसे सोसाइटी के साथ इनको एडजस्टमेंट करवाना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि प्रतिभाशाली बालक शिक्षा एवं समायोजन की दृष्टि से शिक्षकों के लिए सबसे अधिक चुनौती देने वाला कार्य होता है। ऐसे कक्षा में, हर एक कक्षा में आप देखिएगा, आप अपनी भी स्कूल टाइम का देखिएगा, तो आपकी कक्षा में एक या दो जरूर प्रतिभाशाली बालक होंगे जो टीचर्स के लिए सब समय क्या करते हैं, कोई ना कोई चुनौती फेस करते रहते हैं। उनके सामने जरूर कोई ना कोई नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे कि सर इसका आंसर बताइए, सर इसका क्या होगा, सर इस चीज को आपने ऐसे जो ड्रॉ करके दिखाया ये हमको समझ में नहीं आया, इसको फिर से बताइए। मतलब उनके सामने बाकी बच्चे शांत रहेंगे, टीचर एक बार जो बता रहा है, हाँ समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, वो हाँ हाँ ही करते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे बच्चे के सामने पचासों प्रश्न रहते हैं, जब तक उनका जो कॉन्सेप्ट जो है उस सब्जेक्ट पे या उस टॉपिक पे क्लियर नहीं होगा, वो आपको परेशान कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे छात्र जो होते हैं चुनौती देते हैं, किसको, टीचर्स को चुनौतीपूर्ण कार्य दे देते हैं। तो ऐसे बालकों में श्रेष्ठता सामान्य बालकों की अपेक्षा, तो हम लोग जानते हैं कि इनका आईक्यू लेवल क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, 130 के लेवल का होता है। तो कक्षा की पढ़ाई के प्रति इनका उतना ध्यान नहीं होता है, टीचर क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं उसके प्रति उनका उतना फोकस नहीं होता है, वे पाठ्यक्रम को अत्यधिक आसान समझकर उसके विशेष रुचि लेना छोड़ देते हैं। क्योंकि सिलेबस जो होता है, तो वो हमारा स्कूल क्या है, कक्षा क्या है, एक समावेशी कक्षा है ना, वहाँ पे हर स्तर के बच्चे हैं, किसी की आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, किसी का मीडियम है, किसी का एकदम लो है, तो हर किसी के अनुसार हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है।
हर किसी को लेके चलना है। तो कक्षा में ब्लैक बोर्ड पे टीचर्स के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है उसमें वो उतना ज्यादा रुचि नहीं लेता है, क्योंकि उसके लिए वो बहुत इजी है, बहुत आसान है, वो सब चीजों को आराम आसानी से क्या किया है, कर चुका है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अपना ध्यान और शक्ति विभिन्न तरह के शरारतों में वो लगाता है। अब मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे सम्स बताया जा रहा है, सवाल बताया जा रहा है, एक चैप्टर है, एक बार सर बता दिए उसको, वो सारा चैप्टर क्लियर हो गया, वो समझ में आ गया। लेकिन दूसरे बच्चों को नहीं आया, ठीक है, टीचर के द्वारा वो सब बताया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे समझाया जा रहा है, वो क्या करेगा, वो तो बोर हो रहा है ना। अब क्या करेगा, शरारत करेगा। सामने कोई बच्चा बैठा है, उसको कभी चीटी काट दिया, ठीक है, तो कभी उसके बैग से पेंसिल निकाल लिया, तो कभी कुछ किया, इस प्रकार की शरारतें वो करता है, क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो बच्चा क्या होगा, बोर होगा, क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लगातार समायोजन अनुशासन की समस्या खड़ी कर देगा, क्लास को डिस्टर्ब करेगा, इनडिसिप्लिन में बना रहेगा। तो इन बालकों की सही ढंग से समायोजन और देखभाल नहीं किया जाए तो ऐसे बालक समस्यात्मक बालक बन सकते हैं। अगर इन बालकों की जरूरतों का हम लोग ख्याल नहीं रखते, वो बालक जो बोर हो रहा है, जो दूसरों को बार बार परेशान कर रहा है, जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो बालक में इस बात का घमंड भी आ जाता है कि हमारे जैसा क्लास में कोई है ही नहीं, टीचर को भी कुछ नहीं आता है, ठीक है, हमको टीचर से ज्यादा आता है। तो ऐसे बालक जो है समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक ही ज्यादातर समस्यात्मक बालक बनते हैं। आपको भोंदू बालक हो गए, मंद बुद्धि वाले बालक हो गए, ये सब बालक कभी समस्यात्मक बालक नहीं बनेंगे। जिन बालकों के पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा क्वालिटी है, प्रतिभा है बहुत ज्यादा, ऐसे बालक ही समाज के लिए समस्यात्मक बालक बनते हैं। ठीक है, तो बालकों की शिक्षा और समायोजन के लिए हमको कुछ उपाय करने होंगे ताकि बालक का जो है, जो लाइन जो है, जिस वे में वो जा रहा है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो सही वे में जाए, वो गलत राह ना चुने। ठीक है, वो समस्यात्मक बालक समाज के लिए ना बने। तो उसके लिए हमें बहुत सारे उपाय करने होंगे। क्या करने होंगे, तो ऐसे छात्र और बालक जो होते हैं चीजों को आसानी से और बहुत तेजी से सीख लेते हैं, इसीलिए कभी कभी ऐसे बालकों को क्या करना चाहिए, प्रमोशन भी दे देनी चाहिए। अब मान लीजिए 7वीं कक्षा है, 7वीं कक्षा का जो स्टडी है उसके लिए बहुत इजी है, वो तुरंत हर चीज करके बैठ गया। अब वो बोर हो रहा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा है, दूसरे बच्चों के साथ वो सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे बालकों को क्या करनी चाहिए, हमें प्रमोशन दे देना चाहिए। एक क्लास को, उसको क्या करना चाहिए, एक क्लास लीव करके उसको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड क्या है, हाई हो चुका है। ठीक है, वो जिस कक्षा में पढ़ रहा है वो कक्षा के चीजों को वो आसानी से समझ जा रहा है, उसके लिए वो क्या है, उसकी निचली कक्षा के समझ के बराबर या निचली कक्षा की स्टडी के बराबर है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में उसको प्रमोशन दे देनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसे अपने लेवल के अनुसार टफ मिलेगा, अब वो उसमें इन्वॉल्व होगा, वो स्टडी में इन्वॉल्व रहेगा, शिक्षा में उस चीजों को जानने में समझने में इन्वॉल्व रहेगा, तो वो शरारतें नहीं करेगा, दूसरों को तंग नहीं करेगा और कक्षा में समायोजन भी बनाकर रखेगा। ठीक है, एक तो उपाय ये है कि प्रमोशन दे देना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि ऐसे बालकों के लिए सुयोग्य और प्रतिभाशाली शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब एक स्पेशल टीचर इनके लिए अपॉइंट करना चाहिए, जो टीचर इनके साथ क्या करे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाएं, इनको एक्स्ट्रा वर्क दे। ठीक है, इनका माइंड जितना स्प्रेड है, जितना बड़ा है, उस अनुसार इनसे समस्याओं का समाधान करवाए, ऐसे एक्स्ट्रा टीचर्स हायर करने चाहिए। दो ये हो गया, ताकि ये बच्चे समस्यात्मक बालक के श्रेणी में ना जाए। तीसरा बोल रहा है कि विशिष्ट अनुदेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऐसे बालकों के लिए हम लोगों को स्पेशल डायरेक्शन देना चाहिए। ठीक है, कि मान लीजिए ऐसे बालक है, विशेष एकदम तेज तर्रार वाले बालक है, इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, चलिए अब इनके लिए हम स्पेशल डायरेक्शन देंगे कि चलो अब तुमको ये वर्क काम दिया जाता है, इस काम में अब तुम अपने आप को इन्वॉल्व रखो। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तुम्हारा दिमाग जो है शैतान ना बने, इसके लिए तुमको किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रखना है, तुमको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ, चलो तुम आज ये प्रोजेक्ट वर्क बना के लाएगा, ठीक है, आज तुम वो फाइल तैयार करके लाएगा, कल तुमको यहाँ पिकनिक पे घूमने के लिए ले जाया जाएगा, तुमको ये प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है। ठीक है, आज तुम्हारा गेम है अगर, तो इस तरह से उसको क्या करना है, इन्वॉल्व रखना है, स्पेशल डायरेक्शन के थ्रू उसको क्या करना है, दूसरे दूसरे क्षेत्र में इन्वॉल्व रखना है, ताकि उसका दिमाग जो है शरारत करने का उसको समय या वक्त ना मिले। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ऐसे बालकों को अपनी
प्रतिभा दिखाने तथा अपने कौशलों को अभिव्यक्त करने का भरपूर अवसर भी प्रदान होना चाहिए। उसके अंदर मान लीजिए बच्चा है इस कक्षा में, पढ़ने में तो बहुत तेज है ही साथ वो डांस भी बहुत अच्छा करता है, तो उसकी प्रतिभाओं को भी हमें क्या करना चाहिए, समाज के सामने दिखाना चाहिए कि देखो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा क्वालिटी है, इसको डांस भी बहुत अच्छा आता है, चाहे ये सिंगिंग भी बहुत अच्छा करता है। तो उसके लिए हमें स्कूल में समय समय पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिसमें बच्चे जो हैं अपने कौशलों को, अपने टैलेंट्स को, अपनी प्रतिभाओं को सबके सामने पेश कर सके। होता है ना, एग्जीबिशंस लगाया जाता है जिसमें बच्चे जो है स्टडी के क्षेत्र में अगर बहुत तेज है तो वो एग्जीबिशंस में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट वर्क बना के लाते हैं, मॉडल बना के लाते हैं जो हमें उनके एक्स्ट्रा टैलेंट को दिखाता है। ठीक है, जैसे हम लोग का और भी बहुत सारे हैं, डांस प्रोग्राम होता है, ठीक है, एनुअल फंक्शंस होता है, या फिर कुछ हम लोग का 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे ओकेजन्स होते हैं, तो उसमें बच्चे अपने अपने टैलेंट को दिखाते हैं, वहां पे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, कोई सिंगिंग के थ्रू, कोई पेंटिंग के थ्रू, ठीक है, कोई डांसिंग के थ्रू अपने अपने टैलेंट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और वहां पे अगर हम बच्चों को अच्छा फीडबैक दे दे कि वाह तुम्हारे में ये भी टैलेंट है, हम तो जानते ही नहीं थे, बच्चा बहुत ज्यादा खुश होगा और वो अपने टैलेंट को और अधिक निखारने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगला बोल रहा है कि कभी कभी प्रतिभाशाली बालकों को अपनी ज्यादा तारीफ सुनकर घमंड हो जाता है। बहुत ज्यादा तारीफ सुनकर भी क्या होता है, घमंड हो जाता है। बजाय इसके शिक्षकों और अभिभावकों को उनके कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उनकी ज्यादा तारीफ ना करके, ठीक है, फीडबैक देना है, फीडबैक मस्ट है। अगर हम बच्चे की कॉपी वॉपी भी चेक करते हैं, बच्चा बहुत सुंदर से डेकोरेट करके लिखा है, तो उसको गुड देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दैट, क्यों, क्योंकि बच्चे को फीडबैक, जब अच्छा फीडबैक मिलता है तो उसका मनोबल बढ़ता है, वो उस चीज को और जब नेक्स्ट टाइम करेगा तो और अच्छे से करने की कोशिश करेगा। लेकिन बार बार उसकी तारीफ करना, बार बार उसकी प्रशंसा करना भी क्या होता है, हानिकारक हो सकता है, उसमें घमंड की भावना आ सकती है। इसीलिए हम बच्चे को क्या करें, उसको इनकरेज करें कि तुम ये काम कर सकता है, तुम्हारे में ये टैलेंट है, उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा उसकी तारीफ ना किया जाए। ठीक है, ये थे हमारे प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता और उनको किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं, ये बताइए आप मुझे। सो रही हैं, हुआ क्लियर? यस मैम। अब हम लोग ये बौद्धिक रूप से असाधारण बालक में ही प्रतिभाशाली बालक पढ़े थे एक, और दूसरा था मंद बुद्धि बालक, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से मंदित बालक, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन, ये था सेकंड टॉपिक। चलिए सेकंड टॉपिक भी हम लोग आज जान जाते हैं कि सेकंड टॉपिक क्या बोल रहा है ये बहुत बड़ा, हाँ इतना बड़ा है ये टॉपिक, बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है ना, एडीएचडी है, ऑटिज्म है, ये सब आता है। इसके बाद हम लोग का इसी में आपका आ जाएगा पढ़ने संबंधित अग्रेसिया, अफेसिया, डिसलेक्सिया, डिस्पेक्सिया, ये सब इसी में आ जाता है, इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए ये टॉपिक पहले पढ़ा। 3-4 दिन तो आराम से। चलिए, मंद बुद्धि बालक या मानसिक रूप से मंदित बालक, इसमें क्या होता है, मंद बुद्धि बालक, अब इसका आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक का आईक्यू लेवल 130 है, याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन में आता है। मंद बुद्धि बालक का आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा, अब सीधे डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसका आईक्यू लेवल आई थिंक सो 30% रहता है, 30%। ठीक है, मंद बुद्धि बालकों का आईक्यू लेवल क्या हो जाएगा, 30% आ जाएगा, 30% आ जाएगा, 30% पे, हाँ एवरेज 90 रहता है। ठीक है, तो मंद बुद्धि बालक जो होते हैं उनका अगर अगर उनके बारे में अगर हम लोग समझना चाहें तो क्या होता है कि जिनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से भी क्या होगी, कम होगी। सामान्य बालक जो किसी चीज को एक या दो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ जाते हैं, मंद बुद्धि बालक उनसे भी मानसिक तौर से क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। अब उनको 4-5-6 एग्जाम्पल्स देने पे वो चीजों को समझेंगे। ठीक है, यानी कि इनका आईक्यू लेवल क्या होता है, सामान्य बालकों से कम होता है। तो मंद बुद्धि या फिर मानसिक मंदता के जो बालक होते हैं, बुद्धि परीक्षणों पर बालकों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यानी कि हम लोग बुद्धि लब्धि जो निकालेंगे ना, बुद्धि एक टॉपिक है, उसको हम लोग को पढ़ना है। जब हम लोग बुद्धि लब्धि निकालेंगे बच्चे की, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है
30%, 40% इतना की बुद्धि लब्धि जब आती है तो यह बच्चा जो है मंद बुद्धि बालक की श्रेणी में आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू जो होता है 80 या 85 से कम होती है। किससे? 80 या 85 से भी कम होती है। 80 और 85 के लेवल पे भी इसका बुद्धि नहीं होता है, तो प्राय मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। ठीक है, कितना? 80 या 85 से भी कम होती है, एकदम एग्जैक्ट नहीं दिया गया है उसमें। जैसे उनका एग्जैक्ट 130 दिया था ना, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिया है। तो मंद बुद्धि बालकों के लिए अल्प बुद्धि मता, क्या क्या इनको नाम से पुकारा जाता है? इसको हम लोग बोल सकते हैं मंद बुद्धि बालक बोल सकते हैं, मानसिक रूप से मंदित बालक बोल सकते हैं, इसके बाद अल्प बुद्धि मता कह सकते हैं, ठीक है, मानसिक दुर्बलता कह सकते हैं, मानसिक निम्न समानता। ठीक है, ऐसे शब्दों का हम लोग मंद बुद्धि बालक के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक अगर इंग्लिश शब्द जानना चाहेंगे तो मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड, मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे बालक जो अपनी अल्प या कम बुद्धि के कारण सामान्य बालकों के साथ समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, ऐसे बालकों की तुलना में शैक्षिक रूप से निम्न होते हैं। ऐसे बालक क्या होते हैं? शैक्षणिक दृष्टि से भी क्या होते हैं? सामान्य बालकों से निम्न दर्जे के हो गए, कमजोर हो गए बहुत ज्यादा। ठीक है, कि किसी चीज को बहुत जल्दी माइंड में मतलब स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाए तो वो बच्चे उसको ऑब्जर्व करके उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या डिसक्वालिटीज है, उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाए। इनकी बुद्धि लब्धि इतनी कम होती। ठीक है, इनका बुद्धि लब्धि कम है, इनका हर एक चीज कम है, इनका ऑब्जर्वेशन पावर कम है, किसी चीज को समझने की क्षमता कम है। ठीक है, किसी चीज को जानने की क्षमता कम है, हर एक क्षेत्र में ये क्या होते हैं इनके, इनका क्या होता है? डाउन ही होता है। तो ऐसे बालक जो है इनकी भी कुछ विशेषताएं हैं। क्या होती है विशेषता? कि ऐसे बालक कई बातों को सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं, बहुत से ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों को भी वो सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। और किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को सीखने में इनको बहुत ज्यादा क्या लगता है? समय लग जाता है और बहुत इनको कठिनाई होती है। अब मान लीजिए मंद बुद्धि बालक, ठीक है, उसको पहाड़ा याद करवाया जा रहा है, वो पहाड़ा रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, वो रट रहा है फिर भूल जा रहा है, रट रहा है फिर भूल जा रहा है, रट रहा है फिर भूल जा रहा है। तो इसको क्या होता है? सब चीजों को जानने में, समझने में उसको जोड़ और घटाव सिखाया जा रहा है, वो उसको सीख ही नहीं पा रहा है, उसको समझ ही नहीं पा रहा है। चाहे उसको कितने भी इजी से इजी वे से बताया जाए, उसको समझने में क्या होती है? कठिनाई होती है, क्योंकि उसका जो है ना समझ का निर्माण जो है अच्छे से होता ही नहीं है किसी भी चीज को। वो नहीं समझ पाता है, वो नहीं जान पाता है कि उस चीज को कैसे करना है या कैसे बनाना है। ठीक है, तो किसी भी चीज को सीखने और समझने में उसको क्या होती है? काफी कठिनाई होती है। दूसरा बोल रहा है कि ऐसे बालक सीखी गई बातों को नवीन परिस्थितियों में प्रयुक्त करने में प्राय कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कुछ चीज सीखे हैं, ठीक है, और हम लोग वो अपने पुराने अनुभव का नई परिस्थिति में क्या करते हैं? प्रयोग कर लेते हैं, उससे उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। लेकिन ऐसे बालक जो है इस तरह के कंडीशंस नहीं कर पाते हैं। उनके पास अगर मान लीजिए कुछ सीखा हुआ कुछ अनुभव भी है और सामने कोई नई परिस्थिति आ गई, तो उनका माइंड ही उतना वर्क नहीं करेगा। वो उस अनुभव का प्रयोग जो है अपनी नई परिस्थिति में नहीं कर पाते हैं। कैसे उसको उस अनुभव के द्वारा इस समस्या का समाधान करना है। ठीक है, ये सब चीजों को करने में उनको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, परेशानियां होती है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि ऐसे बालकों में धैर्य यानी कि पेशेंस बहुत कम होगा। आपको क्या बताए थे? प्रतिभाशाली बालक, ऐसे बालक जो है समस्या का समाधान करते हैं ना बड़े पेशेंस के साथ, बहुत जल्दी उतावले नहीं होंगे। कोई समझ नहीं बन रहा है, कोई उनका एक फ्रेंड है, ठीक है, जो सामान्य स्तर का है, वो बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, हट अब नहीं बनाएंगे, ऊब गया, बनाते बनाते एकदम मन भर गया, बन ही नहीं रहा है, छोड़ देंगे। लेकिन वो प्रतिभाशाली बालक है ना, वो कितना भी, जब तक वो बनेगा नहीं तब तक वो पेशेंस के साथ उस समस्या का सॉल्व करते रहेगा। मंदबुद्धि बालकों में भी यही होता है, उनमें पेशेंस नहीं होता है सामान्य बालकों की तरह। वो तुरंत उससे उब जाएंगे और तुरंत उस चीज को छोड़ छाड़ देंगे। ठीक है, तो उनमें पेशेंस की कमी होती है। कल्पना, चिंतन, आत्मविश्वास आदि योग्यताओं की क्या होती है? कमी होती है। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है। नहीं, उसको बोला जा रहा है कि तुमको चलो डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, तो उनका जो है वो खुद ही अपने आप को बोलेंगे कि नहीं, हम डिबेट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, हमारे पास उतना शाब्दिक ज्ञान नहीं है, हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, बाकी सारे बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने सुपीरियर हैं, उनको कितना नॉलेज है। तो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है ऐसे बच्चों में। और प्रतिभाशाली वाले बालकों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है।
और अगर उनकी बहुत ज्यादा तारीफ कर दे तो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों को, किसी चीज को अगर मान लीजिए इमेजिन करना है, ठीक है, माइंड में, वो नहीं कर पाएंगे। किसी टॉपिक पे डिस्कस करना है या चिंतन करना है, वो भी वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे मंद बुद्धि बालकों की विशेषता होती है। आगे बोल रहा है कि ऐसे बालकों में नवीन बातों को सीखने की गति सामान्य बालकों से भी क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। किसी नए चीज को, नए टॉपिक को सिखाएंगे ना, तो ये बहुत धीरे धीरे स्लोली वे में सीखते हैं। लेकिन ऐसे बालकों पे कभी उबना या डांटना नहीं चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। इनका स्पीड ही वही है, इनकी समझने की क्षमता ही वही है। ये लाख कोशिश कर ले तो भी वो स्पीड में या सामान्य बालकों के लेवल में नहीं जा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ऐसे बालक जटिल परिस्थिति में किसी समस्या के समाधान को खोजने में प्राय असफल रहते हैं। उनके सामने अचानक से सडन कोई समस्या आ गई तो वो जो है ना एकदम परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे और उस समस्या का समाधान वो कर ही नहीं पाएंगे, वो उसमें असफल ही रहेंगे। ठीक है, जबकि प्रतिभाशाली बालक के सामने अगर कोई समस्या आ गई सडनली, तो देखो उसको चुटकी में सॉल्व कर देगा, अपनी बुद्धि लब्धि के आधार पर, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभाओं के आधार पर। ठीक है, कैसे किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में कैसे क्या काम करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो सब चीज उनको आता है। वो सब चीज उनके माइंड में तुरंत तुरंत आइडियाज बनते जाएंगे। लेकिन इनका माइंड जो है उस परिस्थिति में दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। ठीक है, देखिएगा, आप लोग नोटिस कीजिएगा, कोई कोई इंसान होता है ना, जैसे कि कुछ कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए अचानक से रोड पे कहीं जा रहे हैं और सामने से एक बाइक जो है या फिर कार जो है जल्दी जल्दी थ्रू में एकदम चलते हुए आ रही है। सामने वो जब कार देखा, उसका एकदम दिमाग उसका सन्न पड़ गया, उसको समझ ही में नहीं आ रहा क्या करे, वो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। लेकिन कोई कोई होता है ना, इतना तेज दिमाग का होता है कि तुरंत क्या करेगा, वहां से भागेगा, चाहे देखेगा कि वो इंसान ऐसी परिस्थिति में, उसको वहां से हटाने की कोशिश करेगा। तो किसी किसी का इंसान का जो दिमाग है ना, विकट परिस्थिति में भी काम करता है, प्रतिभाशाली बालक। और जिसका काम करना बंद कर देता है वह मंद बुद्धि बालक। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसे विकट परिस्थिति आ जाती है तो प्रतिभाशाली बालकों का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये था हम लोग का मंद बुद्धि बालक की पहचान, मेंटल रिटायर्ड चाइल्ड। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए, और क्योंकि ये भी तो हमारे समाज के साथ, परिवार के साथ, अपनी कक्षा के साथ समायोजन करने में इनको भी तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो किस प्रकार से इनको समायोजित करना चाहिए। तो दिया गया है कि इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, विधियों का प्रयोग, विभिन्न विधियों का प्रयोग, मनोवैज्ञानिक जो विधियां हैं, ठीक है, जो हम लोग के मनोवैज्ञानिक है, उन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि उनको प्रैक्टिकली कुछ चीजों को बतानी चाहिए, समझानी चाहिए। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा एक्टिव रखना चाहिए, किसी कार्य को करके इन्हें सिखाना चाहिए। तो ये सारी मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग ऐसे बालकों के लिए किया जाना चाहिए। आगे बोल रहा है कि विशिष्ट शिक्षण विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसे बच्चों को अब हमें विशिष्ट शिक्षण विधि देनी चाहिए। मान लीजिए मंद बुद्धि वाले बालक है, हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ बता रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वर्बली लिखवा रहे हैं, तो भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, शिक्षण विधि का उपयोग करेंगे। उसके लिए हम वो प्रोजेक्ट लाएंगे, ठीक है, उसके लिए हम वो मॉडल तैयार करेंगे, मॉडल लाएंगे और उसको दिखाएंगे कि देखो ये है। मान लो हम उसको हिमालय के बारे में बता रहे हैं, हिमालय के बारे में ड्रॉ कर रहे हैं, फिर भी वो समझ में नहीं आया, तो हम हिमालय का मॉडल लाएंगे। ऐसे टीचिंग एड्स होने चाहिए कक्षा में, बच्चों को प्रैक्टिकली बताने के लिए। हम उसको हिमालय का मॉडल लाके दिखाएंगे कि देखो ये हिमालय है, देखो कैसा ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, ये हिमालय हम लोग का सबसे हाईएस्ट टिप है, ये उसका लोएस्ट है, ये मिडिल है। इस तरह से दिखाएंगे कैसे गंगा उससे फ्लो करती है। तो प्रैक्टिकली वो चीजें और बालकों को हम लोग को बताएंगे तो वो चीजों को वो जल्दी से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो इस तरह के से हमें विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग करके ऐसे बालकों को समझाने का प्रयास करना चाहिए। पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव लाने चाहिए। आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा तो देखिएगा दो तरह का सिलेबस होता है। एक ऐसे बालक जो कि प्रतिभाशाली बालक है या सामान्य बालक है, जो कि सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन ऐसे बालक भी जो हैं जिनको वो सिलेबस को कवर करने में मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कठिनाई हो रही है, तो उनके लिए सिलेबस जो है बहुत इजी कर दिया जाता है। दो तरह की बुक होती है और दो सेक्शन में बांट दिया जाता है। तो जो कमजोर बालक है ना, उनका सिलेबस जो है एकदम इजी इजी टॉपिक उनको दिया जाता है, ताकि वो बालक भी उस बालक के साथ साथ आगे की तरफ मूव करता रहे। ठीक है, तो ये था, हम लोग पहला टॉपिक कंप्लीट किए।
ठीक है। ये बौद्धिक दृष्टि से असाधारण बालक, जिसके दो भाग हम लोग क्या देखे, एक है हम लोग का गॉड गिफ्टेड चाइल्ड और दूसरा था हम लोग का मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड। ये दो चीज हम लोग देखे। दूसरा हम लोग का टॉपिक क्या था, कल बताए थे हम, बताइए। शैक्षणिक शैक्षणिक दृष्टि से बालक में अक्षम विशिष्ट बालक, बालक। हाँ जी मैम। या विशिष्ट बालक भी बोल सकते हैं, अक्षम बालक भी बोल सकते हैं, असाधारण बालक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये था। चलिए, शैक्षणिक दृष्टि से अक्षम बालक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसी में हम लोग को डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया ये सब पढ़ना है, उसको थोड़ा बाद में डीपली पढ़ना होगा। अभी हम लोग शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक या असाधारण बालक पढ़ लेते हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से विशिष्ट या असाधारण बालक, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, दृष्टिबाधित बालक देखे थे, ठीक है, वाणी विकलांग बालक देखे थे, और हाँ, और हाँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, दृष्टि विकलांग। देखिए, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक ऐसे बालक आ जाएंगे जिनमें शारीरिक रूप से कोई ना कोई दोष है। ठीक है, आंखों से, मुंह से बोल नहीं सकते हैं, कानों से सुन नहीं सकते हैं, या हाथ पैर क्या है उनका, क्या है, अपंग है। तो अपंग बालक, जिसको क्रिप्ट चाइल्ड भी कहते हैं। ये सारा हम लोग, इसके चार भाग थे। सबसे पहले हम दृष्टि दोष बालक या फिर दृष्टि विकलांग बालक के बारे में जानते हैं, कि जो देख नहीं सकते हैं ऐसे बालक। ठीक है, इनको कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए। सबसे पहले एक नोट है, नोट को ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 और टीडब्ल्यूडी 2006 बनने से पहले ये हम लोग का क्या बना था, एनसीएफ 2005 एक हम लोग का प्रावधान है। इसके अंतर्गत ये जो विकलांग बालक है ना, इन विकलांग बालकों को अब हम लोग विकलांग नहीं बोलेंगे, ठीक है, लगड़ा बहरा अंधा नहीं बोलेंगे। इनके लिए एक विशेष शब्द चुना गया था, बोला गया था, उसी के बारे में बता रहा है कि 2005 और 2006 बनने के बाद विकलांग बालक या असमर्थ बालक जैसे शब्दों को हटा दिया गया। अब हम लोग उसको विकलांग बालक या असमर्थ बालक ना बोल के, इन शब्दों के कारण विशेष बच्चों में क्या आती थी, हीन भावना आती थी। वो अपने आप को और ज्यादा हीन समझते थे कि हमारे अंदर कुछ कैपेसिटी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो शारीरिक रूप से विकलांग है। ठीक है, तो इस कारण से ये शब्दों को ही क्या किया गया, हटा दिया गया, जो कि अन्य उनके विकास में बाधा थी। तो क्या हो गया, विकास में बाधा थी, इसके लिए बच्चों को विशिष्ट बालक या दिव्यांग बालक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इन बच्चों को हम क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, सीटेड में भी इनको विशिष्ट बालक या दिव्यांग बालक के नाम से पुकारा जाएगा। कभी भी हम लोग इनको विकलांग बालक या दृष्टिबाधित बालक नहीं बोलेंगे, अंधा नहीं बोलेंगे, लंगड़ा नहीं बोलेंगे, इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। कितना हुआ, छोटे वाले को 6 बजे बुलाए। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं दृष्टि विकलांग बालक। ठीक है, विजुअल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी, जो अंधे होते हैं। इसमें भी दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, पूरे अंधे हैं, और एक बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं चश्मे का पावर का उपयोग करके। ठीक है, तो एक बच्चे जो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, उनको तो हम सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दे ही नहीं सकते हैं, उनके लिए तो एजुकेशन ही अलग हो गया। लेकिन जो बालक दृष्टि बाधित बालक हैं, जो चश्मे का प्रयोग करके पावर लगा के देख सकते हैं, ऐसे बालकों को हम सामान्य बालकों के साथ क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। उनका क्या है, समावेशी शिक्षा लेने का हक है, अधिकार है। ठीक है, हम आप लोग को कल भी बताए थे कि जितने भी हैंडीकैप बच्चे जो होते हैं ना, हम लोगों के जो दिव्यांग बालक होते हैं या विशिष्ट बालक होते हैं, इनका जो एजुकेशन होता है ये बहुत ही कॉस्टली होता है। इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। अब ये जो बुक आता है हम लोग का ब्लाइंड बच्चों के लिए, वो बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है, अब इनके लिए हमें बहुत सारे ऐसे स्टडी मटेरियल्स मंगाने पड़ते हैं, या फिर ऐसे हम लोगों को चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है कक्षा रूम में, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे ही नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो अगर बालक में विकलांगता है लेकिन फिर भी वो सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकता है,
तो ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ने का पूरा राइट होता है, ठीक है, हक होता है। अगर मान लीजिए वो देख रहा है लेकिन वो अच्छे से नहीं देख पाता है, पावर लगा के वो देख लेता है, सुनाई में देने में उसको तकलीफ हो रही है, वो मशीन के थ्रू सुन सकता है, ठीक है, बोलने में वो उसको प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो आपकी बातों को सुन सकता है, वो बोल नहीं सकता है लेकिन आपकी बातों को सुन सकता है, ऐसे बालकों को भी हम सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग का तारे जमीन पे जो मूवी था, ईशान का एक फ्रेंड था जो क्या था, दिव्यांग था, फिजिकली हैंडीकैप था, लेकिन क्या था, बाकी सब चीज उसका नॉर्मल था, तो वो सामान्य बालकों के साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसको हैंडीकैप्ट वाले स्कूल में तो नहीं भेज दिया गया, उसको भी सामान्य बालकों के साथ सामान्य रूप से शिक्षा दी जा रही थी। तो अगर ऐसे बालक हैं तो उनको सामान्य बालकों के साथ शिक्षा लेने का पूरा राइट होता है। हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम हमारे साथ पढ़ नहीं सकते हो, तुम असक्षम हो, ठीक है, तुम हमारे जैसे नहीं हो। इस तरह से बच्चों को कभी भी बोलना नहीं है या उनके अंदर हीन भावना पैदा नहीं करनी, ठीक है। हम बहुत फास्ट बोल रहे हैं, अब नहीं बहुत मैम। फास्ट बोल, चलिए। तो क्या बोल रहा है, दृष्टि विकलांग बालक में हम लोग का बोल रहा है, शिक्षा शब्दकोश में दृष्टि विकलांग बालक के अर्थ को अगर हम लोग स्पष्ट रूप से जाने तो क्या डालेंगे, दृष्टि विकलांग बालक यानी कि अंधे बालक या आंशिक रूप से अंधे बालक। अंधे बालक जो पूरी तरह से अंधे हैं, आंशिक रूप से जो चश्मा का उपयोग करके देख सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के क्या बोल, बालकों को हम, फिर से बोलिए मैम। एक होता है अंधे बालक जो कि पूरी तरह से अंधे हैं, जो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, और एक होता है आंशिक रूप से अंधे बालक जो कि चश्मे का प्रयोग करके देख सकते हैं। ये दोनों के दोनों हम लोग के दृष्टि विकलांग बालक के अंतर्गत ही आए, ये दोनों ही, चाहे वो पूरी तरह से अंधे हो, चाहे वो चश्मे का प्रयोग करके पावर कांच का उपयोग करके देख सक रहे हैं, ये दोनों ही हम लोग के दृष्टि विकलांग बालक हैं, ठीक है। तो ऐसे बालक जो है विशिष्ट पद जो कि दृष्टि दोष से युक्त होते हैं, ऐसे बालक अधिगम के लिए विशेष उपकरणों का इनके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंधे बालक के लिए हम लोग किस विधि का प्रयोग करते हैं, कौन सा बुक उनको देते हैं, ब्रेन ईवीएस लिपि में मैम। पढ़ा, ब्रेल लिपि, जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, कितने बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, और कैसे बच्चे पढ़ते हैं, अंधे। छू कर, छू कर जी उसको, मैम, शुगर क्योंकि शुगर। वो मोटे पेपर पे किसी धारदार पिन से उभरा हुआ बिंदु होता है जिसको बच्चे छू कर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो वो जो पूरी तरह से अंधे हैं वो बच्चे पढ़ लेंगे, लेकिन जो आंशिक रूप से अंधे हैं, जो चश्मे का प्रयोग करके बुक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे बच्चों को हम कभी भी ब्लाइंड स्कूल में नहीं भेजेंगे। पता है, ऐसे बच्चों को अगर ब्लाइंड स्कूल में पढ़े भेजेंगे तो उनका उनमें और हीन भावना आ जाएगी कि हम देख सकते हैं फिर भी हमको अंधों के बीच में भेज दिया, ठीक है। तो कभी भी ऐसे बच्चों को ब्लाइंड स्कूल में नहीं भेजना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ अदर टीचिंग एड्स का हम लोग प्रावधान करेंगे, कुछ उसके लिए इंतजाम करेंगे, क्लासरूम को रोशनदार बनाए रखेंगे, उसको फर्स्ट बेंच पे बैठाएंगे, और इस तरीके से हम बच्चे को कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन देंगे। कभी भी उसको ऐसे बच्चों को ब्लाइंड स्कूल में नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग को दृष्टि विकलांग बालक बच्चों को 2 भागों में बांट दिया जाए। जो दृष्टि विकलांग बालक हैं उनको हम लोग 2 भागों में बांट देंगे, एक हो गए अंधे बालक जो पूरी तरह से ब्लाइंड है, और एक हो गए हम लोग के आंशिक रूप से अंधे बालक जो थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, चश्मे का प्रयोग करके जो देख सकते हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा अंधे बालक, ब्लाइंड चाइल्ड, और एक हो जाएगा निम्न दृष्टि वाले बालक या आंशिक रूप से आंशिक दृष्टि वाले बालक, ठीक है। अंधे बालक के लिए देखिए बोल रहा है, अंधे बालक वे बालक है जो पूर्ण रूप से अंधे होते हैं और अंधेपन के कारण उनके सीखने की क्षमता काफी प्रभावित होती है। अब अंधे हैं तो हर चीज को तो देख नहीं पा रहे हैं, कलर्स को नहीं पहचान पा रहे हैं, शब्दों को नहीं देख पा रहे हैं, तो बहुत सारा चीज उनसे इफेक्टेड होता है, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, मोर कैसा दिखता है, कौवा कैसा दिखता है, काला रंग कैसा होता है, पहाड़ कैसे शेप में है, वो हर चीज तो वो नहीं ना जान पाते हैं। वो शब्दों को छू कर अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ तो ले रहे हैं, लेकिन हर चीज को अनुभव नहीं कर पाते हैं, कलर्स को नहीं जान पाते हैं ऐसे बालक, ठीक है। तो देखिए ब्रेल पद्धति एक पद्धति होती है जिसके माध्यम से ऐसे बालकों को क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, और पूर्ण अंधापन जन्मजात होता है। अगर बच्चा अंधा है, ठीक है,
पूर्ण रूप से बच्चा अंधा है तो वो जन्म से ही अंधा होगा। जो जन्म से अंधा है वही हम लोग का दृष्टि विकलांग बालक है। मान लीजिए बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हुआ, किसी एक्सीडेंट की वजह से बच्चे का आंख चला गया, उस बच्चे को हम लोग दृष्टि विकलांग बालक की दृष्टि में के ग्रुप में नहीं डालें, क्योंकि वो बालक पहले तो देख सकता था ना। अब कलर्स क्या होते हैं, शब्दों का ज्ञान उसको है, ठीक है, हर चीज का तो ज्ञान है, हर चीज को तो वो देख चुका है। कलर्स कैसे होते हैं, माउंटेन्स कैसे होते हैं, ट्रीज कैसे होते हैं, कौन पक्षी किस रंग के होते हैं, पक्षियों का शेप क्या होता है, हर चीज तो वो देख चुका है। ठीक है, वो तो एक्सीडेंट के बाद उसका इस प्रकार का कंडीशन आया, तो उसको हम लोग दृष्टि विकलांग बालक की श्रेणी में नहीं रखेंगे। जो दृष्टि विकलांग बालक होते हैं वो जन्म से ही क्या होंगे, आपके अंधे होंगे, जन्मजात होंगे वो। तो देखो बोल रहा है कि अंधापन जन्मजात होता है, परंतु अनेक व्यक्तियों में जन्म के बाद भी किसी तरह की बीमारी या दुर्घटना के शिकार होने की उनकी वजह से वह बच्चा क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। लेकिन जब तक उसकी आंखें थी तब तक तो वह दुनिया को देखा, कलर्स को देखा, पेड़ पौधों को देखा, अपने इन्वायरमेंटल को देखा, शब्दों का ज्ञान उसको हुआ। ठीक है, तो उस बच्चे में और जो जन्म से अंधे बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों में बहुत डिफरेंट हो जाता है। उस जो बच्चा जन्म से अंधा है वो कलर क्या होता है, कैसा होता है, पर्वत कैसे होते हैं, पक्षियां कैसी दिखती हैं, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन इसको इस चीज का नॉलेज होता है। ठीक है, चलिए, निम्न दृष्टि वाले बालक जो कि आंशिक रूप से देख सकते हैं, ऐसे बालक क्या होते हैं, इन्हें सामान्य पुस्तकों से हम लोग पढ़ा सकते हैं। सामान्य बच्चों के साथ सामान्य पुस्तकों से हम इसको पढ़ा सकते हैं। और शिक्षा की दृष्टि से ऐसे बालक सामान्य पूर्ण अंधे बालकों से अधिक गंभीर इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए, इनकी दृष्टि कम होने से सामान्यतः उन अक्षरों को नहीं पढ़ पाते हैं जिनके आकार छोटा होता है। क्योंकि इनका दृष्टि कम है, देखने में इनको कठिनाई हो रही है, तो जो बहुत छोटे छोटे अक्षर वाले होते हैं बच्चे उनको नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो लेटर बड़े बड़े लिखे रहते हैं उनको तो वो पढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए वहां पे हम उसको पावर कांच लगा दें, चश्मा पहना दे, तो बच्चे को जो लेटर छोटा छोटा दिख रहा है, अब वो पावर कांच लगाने से या फिर चश्मा पहनने से वो लेटर उसको बड़ा बड़ा दिखेगा, तो वो सामान्य बालकों जैसा सामान्य बुक पढ़ सकता है। हाँ, उसको ब्रेल लिपि की आवश्यकता नहीं है, वो सामान्य बालकों जैसा सामान्य पुस्तक को वो आराम से क्या करेगा, पढ़ लेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिनके आकार छोटे होते हैं तथा नहीं ना ही उन्हें ब्रेल पद्धति से हम लोग पढ़ा सकते हैं, मतलब जो छोटे छोटे अक्षर में लिखे रहते हैं वो पढ़ने में उनको तक कठिनाई होती है, लेकिन हम लोग पावर कांच के थ्रू उनको वो चीजें को आसानी से पढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को हम ब्रेल लिपि के थ्रू नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल भी अंधे बच्चों के लिए होती है। अब उनको दिख रहा है, अब उनको छू छू के बोलेंगे कि टच करके इसको पढ़ो या जानो, वो पद्धति ही अलग हो जाती है पूरी तरह से। तो ऐसे बच्चे जो आंशिक रूप से देख सकते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों को ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इसीलिए ऐसे बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब देखिए, पूर्ण अंधे बालक जो होते हैं उनको किस प्रकार की शिक्षा और देनी चाहिए, और वो ऐसे बालक जो हैं वो क्या है, हैंडीकेप्ट बालक है। ये लोग भी समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण अंधे बालकों की शिक्षा और समायोजन अपने आप में महत्वपूर्ण है। ब्लाइंड स्कूल अलग से होता है, उसके लिए स्पेशल बीएड होता है, उसके लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल टीचर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल बीएड करवाया जाता है। ठीक है, तो इनकी शिक्षा बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। और दूसरे तरीके से, दूसरे वे से, दूसरे शिक्षा हम लोग का क्या है, टीचिंग एड्स के थ्रू ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जैसे कि पूरी तरह से अंधे हैं तो हम लोग का ब्रेल सिस्टम के थ्रू, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ब्रेल पद्धति। तो ब्रेल पद्धति का निर्माण जो है 1830 ईस्वी के लगभग में किया गया था, जो कि एक बालक जो था, जो कि स्वयं अंधा था, खेलते समय किसी धारदार हथियार से, कंपास जो होता है उससे उसके आंखों पे छू गया, जिसकी वजह से उसके दोनों आंखें जो है खराब हो गई, वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं देख सका। तब उसने, लेकिन उसको पढ़ने का बहुत शौक था, तब उसने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। तो इस तरीके से उसने अंधे बालकों के लिए यह ब्रेल पद्धति बनाई। ठीक है, तो 6 उभरे हुए बिंदु, जो कि आप लोग ईवीएस में पढ़े हो, फिर भी आप लोग उसको सुनो। 6 उभरे हुए बिंदुओं के सहारे इस पद्धति में वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखने, संख्या और अन्य सामग्री को लिखने की प्रथा कायम की गई।
6 बिंदुएं होती हैं, मोटे पेपर पर उभरा हुआ रहता है, जिसके माध्यम से बच्चे जो है उसको छू कर पढ़ते हैं। तो इस पद्धति में छात्रों को ब्रेल पुस्तक, ब्रेल स्लेट आदि द्वारा पढ़ाना लिखाना सिखाया जाता है। क्या क्या होता है? ब्रेल पुस्तक भी होता है, ब्रेल स्लेट भी होता है, उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ब्रेल अक्षरों को छात्र क्या कहते हैं? स्टाइलस, STYLUS। जो ब्रेल अक्षर होते हैं उनके, जिनको वो लोग छू के टच करके पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ब्रेल अक्षर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर ब्रेल अक्षर को क्या कहा जाता है? स्टाइलस कहा जाता है, STYLUS। स्टाइलस की मदद से बच्चे जो है लिखते हैं। और उभरे हुए बिंदुओं पर छात्र अपनी उंगलियों की नोक रखकर ब्रेल अक्षरों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रेल अक्षर को क्या कहते हैं? स्टाइलस कहते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर देखा जाए, आप लोग को तो हम कुछ सेंड नहीं कर सकते हैं, आप लोग नेट पे सर्च मारिएगा, तो अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए और भी, आप पहले तो उतने सारे सिस्टम्स नहीं थे, कंप्यूटर भी हो गया है आजकल, वैसे कंप्यूटर भी आने लगे हैं और वैसे मशीनरी भी आने लगी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें का आविष्कार हो गया है, जिससे अब अंधे बच्चे जो है मशीनरी के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। तो आजकल ऐसे बालकों के लिए शिक्षा के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी क्या हो गया है? विकास किया जा चुका है। तो जिससे शिक्षकों को कक्षा में ऐसे बालकों को कुछ विशेष शिक्षा देने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं जिसके थ्रू बालकों को शिक्षा दी जाती है। उसको टच करके, उसको छू कर, आप लोग नेट में सर्च मारिएगा ना, तो बहुत कुछ ऐसा आइटम दिखेगा जो ब्रेल बच्चों के लिए, यानी कि ब्लाइंड बच्चों के लिए, केवल केवल स्पेशली ब्लाइंड बच्चों के लिए उसके थ्रू एजुकेशन दिया जाता है। देखिए, इसमें एवोकस हो गया हम लोग का, स्पीच प्लस कैलकुलेटर हो गया, मतलब बोलोगे आप, कैलकुलेटर है, आप बोलोगे कि 85 प्लस 86 इक्वल टू, वो आपका बोलेगा 85 प्लस 86 इक्वल टू इतना आंसर। वो आपको वर्बली बोल के सुनाएगा, क्योंकि वो बच्चे तो देख नहीं पा रहे हैं, तो आप उसमें वर्बली बोलोगे, वो वर्बली उसको नोट डाउन करेगा और वर्बली आपको आंसर भी बता देगा। ऐसे मशीन्स आ गए हैं जो कि पहले नहीं थे, अब बहुत ज्यादा कुछ इन्वेंट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का ऑप्टोकन है, ये सारे मशीन्स है। रीडिंग मशीन्स है। ठीक है, रीडिंग मशीन है, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है। वो आपका स्टोरी है, मान लीजिए कोई स्टोरी है या कोई कहानी है, वो आपका रीड कर रहा है, आप केवल क्या कर रहे हो? सुन रहे हो, उससे आपको पता चल रहा है कि क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे अभी हम लोग के इक्विपमेंट्स आ गए हैं ब्रेल, ये ब्लाइंड बच्चों के। तो पहले दो तरह के उपकरणों में ऐसे बालकों को गणित से संबंधित कार्य करने में विशेष मदद मिलती है। क्या है? ऑप्टकन है हम लोग का एक ऐसा, और एवोकस है। ये हम लोग का स्पीच प्लस कैलकुलेटर जो है, ये जो है बच्चों को मैथ से रिलेटेड सवालों को, सम्स को बनाने में बहुत ज्यादा क्या करता है? हेल्प करता है, जिसके द्वारा सामान्य अक्षरों को स्पर्शी कंपनों में बदला जाता है। जो सामान्य अक्षर होते हैं ना, वो कंपन करेंगे, यानी कि वाइब्रेट करेंगे, उस वाइब्रेशन के थ्रू जो है बच्चे जान जाते हैं कि क्या लेटर है या क्या फिगर वहां पे दिया हुआ है। तो इस कंपन, यह कंपन जो होता है छात्रों को सामान्य पुस्तकों की सामग्री को पढ़ने में भी काफी मदद करता है। मतलब जो ये हम लोग का जो नॉर्मल बुक है ना, नॉर्मल पुस्तक है ना, उसमें भी वो जो क्या लिखा है, वो मशीन जो है आपको वाइब्रेट करके दिखाएगा। उनका जो ब्रेल लिपि होता है उस सिस्टम से वाइब्रेट करके दिखाएगा, तो वो बच्चे समझ जाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसको आसानी से पढ़ लेंगे। देखिए, इसके बाद दिया है हम लोग का कुर्ज़वायल रीडिंग मशीन है। एक ऐसा मशीन है, ऐसा कंप्यूटर होता है जो छपी हुई सामग्री को बोल बोल कर पढ़कर सुनाता है। कुर्ज़वेल एक तरह का मशीन होता है, जो कुछ भी छपा हुआ है उसको वो वर्बली मशीन जो है बोल बोल कर बता रहा है, तो सामने वाला सुनकर उसको स्टडी कर ले रहा है। ठीक है, इससे भी अंधे बालकों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी मदद मिलती है। तो क्या क्या हम लोग का उपकरण हो गया? कुर्ज़वेल हो गया हम लोगों का, एक तरह का रीडिंग मशीन होता है जो कि क्या होता है? बोल बोल कर। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे इवोकस हो गया, ये भी हो गया। स्पीच प्लस कैलकुलेटर हो गया, ये हम लोग का बच्चों का, ब्लाइंड बच्चों का स्टडी में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सब ब्लाइंड बच्चों के लिए होता है। इसके बाद बोल रहा है स्पेशल कैरिकुलम, उनका जो कैरिकुलम, जो पाठ्यक्रम भी जो तैयार किया जाता है, वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं, वो स्पेशल होता है, उनका अलग ही कैरिकुलम होता है। क्या होता है? तो ऐसे बालकों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए, अगर उनको हमको फुल्ली डेवलपमेंट करना है,
ठीक है, उनका हर एक चीज का डेवलपमेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि पाठ्यक्रम में सामान्य सामग्री के अलावा कुछ अन्य सामग्रियों को भी रखने की सिफारिश करनी होगी। जो नॉर्मल बच्चों के लिए जो सिलेबस तैयार किया गया उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो इन लोगों का मत है कि ऐसे छात्रों को कुछ व्यावसायिक शिक्षा, मतलब ऐसे बच्चे क्या है, ये स्पेशल चाइल्ड है, ब्लाइंड है, पूरी तरह से अंधे हैं। तो अगर एजुकेशन, मान लीजिए एजुकेशन के क्षेत्र में उनको हर एक फैसिलिटीज दी जा रही है, मशीन्स दिए जा रहे हैं, लेकिन वो जहाँ जॉब करने जाएंगे या फिर किसी गवर्नमेंट क्षेत्र में या कहीं उनको जॉब लगेगा, तो जो बच्चे अंधे बच्चे हैं वो कैसे फाइल वर्क करेंगे, चाहे कैसे किसी चीज को हैंडल करेंगे। तो इसी के लिए क्या बोला जा रहा है कि इनको एजुकेशन के साथ साथ इनको वोकेशनल एजुकेशन भी देने चाहिए, यानी कि इनके व्यवसाय से रिलेटेड चीजों को भी इनको सिखाना चाहिए, ताकि ये बच्चे स्टडी करने के बाद बेकार ना हो, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, इनकम का कुछ अपना जरिया बना सके, जैसे कि बेच की कुर्सी बनाना, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि की शिक्षा भी बच्चों को, व्यवसायिक शिक्षा भी, वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को दी जाती है, ताकि इनका क्रियात्मक कौशल भी जो है ठीक ढंग से विकसित हो, यानी कि इनके अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा क्वालिटीज भी आती रहे और वे दिन प्रतिदिन किसी की जिंदगी समायोजनशीलता को बढ़ा सके, यानी कि अपने लिए इनकम कर सके। ठीक है, अब देख लीजिएगा आप लोग को गवर्नमेंट क्षेत्र में जो हम लोग के हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं, मान लीजिए जो शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड है वो तो हर एक वर्क कर लेगा, लेकिन जो पूरी तरह से ब्लाइंड है उनको गवर्नमेंट क्षेत्र में क्या है, मिलेगा, कौन सा वर्क दिया जाएगा वहां पे। तो वो एजुकेशन में उनको गवर्नमेंट के थ्रू चाहे स्कूल्स के थ्रू हर एक फैसिलिटीज दी जा रही है, हर एक तरीके से सिखाया, लेकिन जहां वो वर्क करने जाएंगे उनको ब्रेल लिपि के थ्रू फाइल तो नहीं दिया जाएगा ना। ठीक है, या फिर ब्रेल लिपि वाला कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम तो नहीं दिया जाएगा ना। तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा समस्या होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एक मिनट। 10 रुपये जो दिए है ना, और हम दूसरी जगह बात किए तो 500 रुपया बोला मंथली, ये हमसे 1300 रुपया ले लिया, वो हमको धोखा दे दिए। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल हम लोग को क्या करना चाहिए, उनके व्यवसाय से रिलेटेड चीजों को भी हमें सिखाना चाहिए, ताकि अपने फ्यूचर में अपने ऊपर वो इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, मनी अर्न कर सके इसके लिए। चलिए आगे बोल रहा है कि निम्न दृष्टि बालकों की शिक्षा और समायोजन, ये तो हम लोग क्या था, अंधे बालकों के लिए शिक्षा और समायोजन की व्यवस्था की है। अब जो निम्न दृष्टि है, जो कि कम देख सकते हैं, जो चश्मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है,
ऐसे बच्चों को सामान्य बालकों के साथ हम एजुकेशन तो देंगे, लेकिन इनके लिए भी हमको कुछ विशेष प्रावधान कक्षा में अपनाने पड़ते हैं। अब हमको क्या है, कक्षा को रोशनदान करना होगा, एकदम रोशनी वाला कक्षा होनी चाहिए। प्लस उस बच्चे को हमको फ्रंट में बैठाना होगा, सामने बैठाना होगा। ब्लैक बोर्ड पे हम छोटे अक्षरों में ना लिखकर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे। तो ये सारी चीजें, जो बुक हम उसको स्टडी करने के लिए दे रहे हैं, वो बुक जो होता है वो बुक बड़े बड़े प्रिंट में छपी होनी चाहिए। तो इतना सारा हमको उसके लिए क्या करना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए, तब वो बच्चे जो है सामान्य बच्चों के साथ एजुकेशन लेने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि निम्न दृष्टि वाले बालक ऐसे बालक होते हैं जो पूर्ण रूप से तो अंधे नहीं होते हैं। इन बालकों की को चीजें दिखाई देती हैं, इसीलिए कुछ विशेष उपायों के द्वारा ऐसे बालकों को हम क्या कर सकते हैं, सामान्य बालकों के साथ एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कि निम्न दृष्टि साधन, बहुत सारे ऐसे लोग हम लोग के एजुकेशनल एड्स होते हैं जिसका हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जो ब्लैक बोर्ड पे जो हम लोग का जो है लाइट मशीन होता है एक तरह का, प्रैक्टिकली वो चीजों को दिखाता है, बताता है। ठीक है। वो एक तरह का मशीन होता है। आजकल इसको स्मार्ट क्लास के थ्रू देखो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो स्मार्ट क्लास चाहे अगर कोशिश हो तो उसको ऐड करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उसमें बड़े बड़े चीजों को देख सकेंगे बच्चे और आसानी से चीजों को देखकर समझ पाएंगे। दूसरा बोल रहा है कक्षा अनुकूलन। कक्षा अनुकूलन का मतलब हो जा रहा है कि कक्षा में जो कक्षा का वातावरण हो वो उस बच्चे के लिए अनुकूल हो, यानी कि कोई दूसरा बच्चा उस बच्चे को अंधा बोल के या हीन बोल के उसको परेशान ना करे। ठीक है। सब उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करे, कोई उसको नीचा ना समझे। कक्षा में उसको फ्रंट बेंच पे बैठाया जाए, सामने बैठाया जाए, ब्लैक बोर्ड पे अगर हम लिखे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखे। ठीक है। खिड़की के सामने उसको बैठाया जाए मोस्टली, ताकि बाहर की रोशनी उसको मिल सके। अगर बाहर की रोशनी नहीं मिल रही है तो क्लासरूम में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्लासरूम अंधेरा ना हो। तो इस प्रकार जो है बच्चों को हमें ये सारे प्रावधान, ये सारे उपायों को अपना कर बच्चों को हम क्या करेंगे, कक्षा का एक अनुकूलित वातावरण बनाएंगे और बच्चे को, ऐसे बच्चे को हम लोग सामान्य बच्चों के साथ क्या करेंगे, एजुकेशन देंगे। ठीक है। सुनकर दोहराने का अभ्यास। अब बच्चे देख तो कम सकते हैं, उनको दिख तो कम रहा है, तो ज्यादातर हो सके तो इस बच्चे को हम क्या करेंगे, वर्बली बताने की कोशिश करेंगे, जुबानी तौर पर। और बच्चे को क्या करेंगे, बताएंगे उसको, अभ्यास करने, दोहराने के लिए उसको कहेंगे कि बच्चे को बोल बोल कर ही, दोहराने से ही उस चीजों को याद हो जाए। तो इस प्रकार का हम लोग सिस्टम को अपनाएंगे। विशिष्ट शिक्षण सामग्री, कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का यूज करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्टर हो गया। देखिए प्रोजेक्टर ही उसको कहते हैं, हमको नाम नहीं आ रहा था। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर लेंगे। ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर लेंगे, जिसमें वो पिक्चर्स भी दिख रहा है और साथ में वो बोल भी रहा है। तो ऑडियो विजुअल एड, टीचिंग एड्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मार्केट का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी मार्कर। ठीक है। मार्कर जिसको हाइलाइटर भी कहते हैं, जिससे क्या होता है, कोई चीजें हम लोग का बहुत ज्यादा फोकस में दिखेगी, हाईलाइट हो जाएंगी, तो उस चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे चीजों का इस्तेमाल करके हम ऐसे बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, परकिन ब्रेलर्स टाइपराइटर इज यूज्ड फॉर द ब्लाइंड चाइल्ड। एक हम लोग का टाइपराइटर होता है जो केवल अंधे बच्चों के लिए होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, परकिंस ब्रेल्स कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, PERKINS, परकिंस ब्रेल कहते हैं, जो कि टाइपराइटर है एक तो, जिसमें केवल अंधे बच्चे, जो स्पेशली अंधे बच्चों के लिए, उसमें जो अक्षरें, जो लेटर्स लिखी होती है ना, वो उभरी उभरी होती है। तो वो केवल ब्लाइंड बच्चे जो है वो टाइपराइटर का इस्तेमाल करके टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो बालक चाहे निम्न दृष्टि से ग्रसित हो या फिर आंशिक श्रवण दोष से ग्रसित हो, उसके लिए उपयुक्त ऑडियो विजुअल एड का उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। जिस बातों को कम दिख रही है उसके लिए भी हम ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो चीजें हमें दिख भी रही है और सुनाई भी दे रही है। और जो बच्चे जो है हम लोग के श्रवण दोष हैं, जिनको सुनाई भी कम देती है, तो सुनाई कम दे रही तो दिखाई तो देगी ना, वो ऑडियो तो देख रहा है ना। विजुअली ठीक है, उसको कम सुनाई दे रहा है, लेकिन ऑडियो तो देख रहा है ना। तो चाहे वो हम लोग के आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक हो या फिर श्रवण दोष वाले बालक हो, इन दोनों के लिए हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है। ये जो शिक्षण सामग्री है, इस शिक्षण सामग्री का प्रयोग हम उन दोनों के लिए करेंगे। ठीक है। समझ में आया।
तो ये था हम लोग का शारीरिक रूप से विकलांग बालक में। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, शारीरिक विकलांग बालक। नहीं, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ये पढ़े थे ना। अभी हम लोग शारीरिक विकलांग बालक में सबसे पहले क्या पढ़े, दृष्टि बाधित बालक या आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक। अब हम लोग जानेंगे वाणी विकलांग बालक, यानी कि जो बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, वाणी विकलांग बालक क्या हो जाएगा, वाणी विकलांग बालक ऐसे बालक जो कि बोल नहीं सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, जो आंशिक रूप से, कुछ कुछ बालक ऐसे होते हैं। लेकिन प्राय आप लोग देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, अगर आपके आस पड़ोस में कुछ हो ऐसा, चाहे किसी पर्सन से आप लोग मिले होंगे, तो जो बच्चे वाणी विकलांग होते हैं ना, जो बोल नहीं पाते हैं, वो प्राय सुन भी नहीं पाते हैं। वो सुनेंगे और बोलेंगे दोनों ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जी मैम। हमारे पड़ोस में एक लेडी थी, हम लोग उनको बचपन से देखे थे कि वो बोल नहीं पाती थी। ठीक है, और बोलने के साथ साथ वो सुन भी नहीं पाती थी। वो हम लोग जो बोलेंगे ना, वो हम लोग का लिपसिंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो हमारी बातों को जान पाती थी। तो प्राय ज्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि जो इंसान जो है वाणी विकलांग जो इंसान होते हैं, वो प्राय सुनने में भी असक्षम होते हैं, वो सुन भी नहीं पाते हैं। ये दोनों ही चीजें उनकी क्या होती हैं, मैम विकलांगता। हाँ, इसमें लेकिन ना, जो सुन नहीं पाते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। जो सुन नहीं पाते हैं वो बोल नहीं पाते हैं। जी मैम, जो ये जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि जो कभी सुना ही नहीं, किसी शब्द को सुना ही नहीं, तो मैम वो बोल कैसे पाएगा। नहीं, उनका यहाँ पे ज्ञान की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि जो सुना ही नहीं है, जिसको शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, जिसको अक्षरों का ज्ञान ही नहीं है, वो रिप्लाई कैसे देगा, उसको भाषा का ज्ञान ही नहीं है, वो बोल ही नहीं पाएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि उनका गला भी नहीं, मतलब उनको बोलने भी नहीं आता है, वो बोल भी नहीं पाते, वो गूंगे होते हैं ऐसे बात। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो बोल नहीं सकते हैं प्राय, वो गूंगे और बहरे दोनों ही होते हैं। एक तरह से वो विकलांग नहीं होंगे, वो दोनों रूप से विकलांग होंगे। वो गूंगे और बहरे दोनों ही होंगे। आपके कहने का मतलब कि जो सुन नहीं सकते हैं, उनको कोई शाब्दिक नॉलेज ही नहीं है, उनको भाषा का ज्ञान ही नहीं है। तो जब भाषा का ज्ञान ही नहीं, तो वो बोलेंगे कैसे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोल ही नहीं पाते हैं। कुछ आवाजों को अगर निकालना भी चाहे, तो वो उनके गले से वो आवाज निकलता ही नहीं, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, गूंगे होते हैं। ठीक है, हम ऐसे बालकों की बात कर रहे हैं। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए हम लोग जानते हैं गूंगे बालक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जो कि पूरी तरह से गूंगे हैं, जिनको बोलना आता ही नहीं है। तो गूंगे बालक ऐसे बालक को कहा जाता है जो चाहकर भी अपनी इच्छा को अर्थपूर्ण भाषा के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके गले से आवाज ही नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसे बालक प्राय कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं। इशारे, ऐसे बालकों को कैसे, इशारे के माध्यम से, संकेत के माध्यम से बताया जाता है। जैसे कि आप लोग को बोले ना कि हमारे पड़ोस में एक लेडी थी, वो बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, वो दोनों रूप से विकलांग थी। हमारे पापा के फ्रेंड की जो बेटी है, वह भी दोनों रूप से विकलांग है, वो बोल और सुन दोनों नहीं सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गूंगा है, सुन तो सकता है, लेकिन वो बोल और सुन दोनों ही नहीं सकती, उनको सुनाई भी नहीं देता है, उनका गले से आवाज भी नहीं निकलता है। दोनों रूप से वो विकलांग है। और प्राय हम देखे हैं कि जो एक रूप से विकलांग है, वो दोनों रूप से विकलांग होता है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से, इशारे के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो कुछ बालक जन्म से ही गूंगे होते हैं, और प्राय ऐसे बालक बहरे भी होते हैं। देखिए, ये बालक जो होते हैं जन्म से ही क्या होते हैं, मेरा ऑटो आ गया क्या, जन्म से ही गूंगे होते हैं, और ऐसे बालक प्राय बहरे भी होते हैं। और कुछ बालक में गूंगापन किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण हो सकता है, परंतु ऐसे गूंगे बालक बहरे नहीं होते। अगर मान लीजिए किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण वह बालक गूंगा हो गया, तब वो बहरा नहीं होगा। चाहे किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण वो बहरा हो गया, तो वो गूंगा नहीं होगा। लेकिन जो जन्मजात होते हैं ना, वो गूंगे और बहरे दोनों ही हो। ठीक है, उनमें दोनों तरह की डिसेबिलिटी हम लोग को नजर। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं। 8 बज गया, सॉरी 8 बोल रहे हैं, 6 बज गया। बाकी का हम लोग कल करेंगे। ओके मैम। ठीक है, क्लास आज यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश करेंगे इसको 3 या 4 दिन में कंप्लीट करें, जितना जल्दी हो सके। इसके बाद आप लोगों को हम
ये पढ़ा देंगे। हिंदी लैंग्वेज करवा देंगे, वो 30 मार्क्स का अलग से रेडी हो जाएगा, 30 नंबर तो एटलीस्ट रेडी हो जाएगा। इसको करवाने के बाद हम आप लोग को हिंदी ही करवाएंगे, ठीक है। जी मैम। लैंग्वेज, ठीक है। चलिए तो आज का जी क्लास मैम। यहीं पे ऑफ करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।